अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बोर्न हार्बर साइकिल। स्टूडेंट, जो बोर्न हार्बर साइकिल है ये हमारे पास होता है एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम प्रीवियस जो लेक्चर है हेसिस लॉ के अंदर हम ये डिस्कस करते आए हैं कि हमारे पास जो है, अगर हम टोटल एनर्जी जो चेंज हुई है इसका अगर हम सम कर लें, समेशन हमारे पास डेल्टा एच जो होगा, हमने पढ़ा था कि ये उस साइक्लिक फॉर्म में होगा, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और ये जो हार्बर साइकिल है, बोर्न हार्बर साइकिल, स्टूडेंट ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है ये किसकी, हेसिस लॉ की। और इसी तरह बोर्न हार्बर साइकिल से हम एनर्जी जो होती है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है कैन बी, उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। अब स्टूडेंट, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है और आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होगा कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड्स किन के दरमियान होता है, हमारे पास एक मेटल और नॉन मेटल। मेटल जब भी किसी नॉन मेटल से मिलती है, यानी एनाइन और कैटाइन हमारे पास बनते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। और ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से है कि जब मेटल मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देती है तो हमारे पास उन दोनों पे चार्ज यानी वो आयंस बन जाते हैं, और जब वो आयंस बनते हैं तो फिर उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाती है जो उनको आपस में जोड़े रखती है। इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इन ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टी और ये जो सारी डिटेल है इनकी आपने वो 4th चैप्टर में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, लेटेस्ट एनर्जी जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक, यानी जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो 1 मोल जब बनेगा तो उसमें जो इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी जो इंथॉल्पी चेंज होगी, इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वो कैसे बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड है वो अपने गैशियस आयन से बनेगा। यानी कि लेट्स मैं कहता हूँ हमारे पास NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। ये जब बनता है, ये कैसे बनता है, ये अपने सोडियम आयन से और इस तरह क्लोराइड आयन से, ये जब दोनों करीब आते हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिससे हमारे पास ये NaCl यानी ये क्रिस्टलाइन क्यूबिक फॉर्म में बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो इंथॉल्पी है इसे हम बोलते हैं इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथॉल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसकी हमारे पास वैल्यू होती है -787 किलो जूल पर मोल। यानी कि आयंस जो हैं वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि वो जो आयंस हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड में अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से हम उसकी इंथॉल्पी को लेटेस्ट इंथॉल्पी बोलते हैं। और ऐसे ही अगर स्टूडेंट आप इसको इसी रिएक्शन को उलट कर दें, मसलन यही NaCl ये जब अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, इट मीन ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये गैशियस फॉर्म में है, यहाँ पर भी ये भी गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब ये सॉलिड से जब गैशियस आयंस में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। देखिए यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी डेल्टा एच जो लेटेस्ट है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। वैल्यू वही रहेगी, जस्ट उसका जो है वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक, यहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है लेटेस्ट एनर्जी ये वाली जो है ये वैल्यू, अब ये किसकी है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल की है, क्रिस्टल लेटेस्ट की है।
यानी ये जो हमारे पास क्रिस्टल लेटस है, इसमें जो एनर्जी इवॉल्व होती है, जो इंथॉल्पी इवॉल्व, इसे हम बोलते हैं इंथॉल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अभी इसकी वैल्यू जो है वो हम बोर्न हार्बर साइकिल जो है वो उससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये समझ आ गई होगी कि जो लेटेस्ट एनर्जी है उसको हम डिफ़ाइन इस तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह एक हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। देखें, ये वाली जो डेफिनेशन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है कि जब हम 1 मोल क्रिस्टल लेटेस्ट बनाएं उसके गैशियस आयन से, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन कि अगर हम 1 मोल, ये 1 मोल है ना, 1 मोल हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम उसको तोड़ रहे हैं किस में, उसके गैशियस आयंस में, तो हम कहेंगे एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड गैशियस आयंस। उनको अगर हम गैशियस आयन में, सॉलिड से गैशियस में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट आपको पता है एनर्जी यहाँ पे देनी होगी। ये वाली वैल्यू इसके लिए है और ये वैल्यू आपने याद रखनी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपने दोनों में से कोई एक आप डेफिनेशन कर सकते हैं लेटेस्ट एनर्जी की। आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट वो ये है कि हमने लेटेस्ट एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करना है। लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो एक फ्लो डायग्राम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ पे मैंने आपको ये ऑलरेडी बनाई हुई आप देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एनर्जी ट्राइंगल फॉर NaCl। ये ट्राइंगल फॉर्म में है ना, देखें यूँ, तो हम इसे बोलते हैं ट्राइंगल डायग्राम। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट आपको ये डायग्राम समझ आ गई है तो फिर आगे सारा जो प्रोसेस है उसको करना आसान हो जाएगा। अब देखें, ये मैंने सोडियम लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और ये फ्री स्टेट में है, मतलब यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू 0 है इसकी। और इसी तरह क्लोरीन, वो भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब हम फ्री स्टेट में, नेचुरली अकरिंग स्टेट में लेते हैं उसकी इंथॉल्पी चेंज क्या होती है, यहाँ पे 0। तो दोनों को मैंने, ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है बल्कि ये अपनी फ्री स्टेट में जिस हालत में पाए जाते हैं उसी स्टेट में हमने लिया है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में और जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। स्टूडेंट ये जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास 2 रूट है, 2 रास्ते हैं। एक डायरेक्ट है, वो ये कि ये जब दोनों मिले फ्री स्टेट में, दोनों के मिलने से दरमियान में कोई भी प्रोसेस हो इसका हमें नहीं पता, बस वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, देखें यहाँ पर ये क्रिस्टल लेटेस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा H0, वो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। और यानी ये डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट ये वाली नहीं है, ये वाली फाइनल प्रोडक्ट है। दूसरा ये, इसे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास रूट 1 है, ठीक है, यानी ये जो रूट है ये मेरे पास 1 है। ये वाला मेरे पास सेकंड रूट है। इसमें क्या हो रहा है, देखें, यही जो सोडियम और क्लोरीन जो है ये मिलते हैं, पहले ये अपने गैशियस आयंस में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो गैशियस आयन में कन्वर्ट होने के बाद वो आयंस आपस में मिले, फिर जाके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। तो इसका मतलब है, ये देखिए ज़रा, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मेरे पास रूट 1 है, ठीक है, और ये वाला जो है वो मेरे पास रूट, इसको मैं कहते हैं ये रूट 2 है मेरे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। मसलन आप देखें, ये जब आयंस में कन्वर्ट हुए तो ये मेरे पास डेल्टा HX0 है। ये X का मतलब कोई भी मेरे पास इंथॉल्पी हो सकती है। कौन कौन सी इंथॉल्पी है इसको हम देखेंगे अभी हम इसको देखेंगे कौन सी इंथॉल्पी। अच्छा, ये जब आयन से, देखें, आयन से किस में कन्वर्ट हुए, अपने आयन से, गैशियस आयन से सॉलिड में, तो उस वक्त जो हमारे पास इंथॉल्पी है वो लेटेस्ट इंथॉल्पी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई है ये वाली, ये देखें, अपने आयन से स्टूडेंट जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो उस वक्त इंथॉल्पी चेंज होगी, उसे बोलते हैं लेटेस्ट इंथॉल्पी। तो यहाँ पर भी वही बिल्कुल हमने लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें रिएक्शन ये हाफ है तो फिर यहाँ पे हमने इस लिखा हुआ है। अब डेल्टा HX0 जो है ये कोई भी हो सकती है, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनी, ज़रा देखें कि जो रूट 1 है ये है डेल्टा HF0, ठीक है, ये इज इक्वल है किसके, डेल्टा HX0 के प्लस डेल्टा लेटेस्ट नोट के।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। देखें ये जो एक रूट है ये दूसरे रूट के इक्वल है कि रिएक्टेंट्स डायरेक्टली, इसे मैं कह देता हूँ ये डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास डायरेक्ट रूट है। ये कौन सा होगा, ये हमारे पास है इनडायरेक्ट। और हमने हेसिस लॉ में ये बार बार ये बात पढ़ी थी कि जो डायरेक्ट है वो हमेशा इनडायरेक्ट के क्या होता है, इक्वल। और उनके इंथैल्पी चेंज, उनकी एनर्जी हमेशा वो भी क्या होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है वो हमने NaCl की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है। वो क्या, जो कि हमने पढ़ी हुई है, हमने -787 किलो जूल ये पढ़ी है ऑलरेडी, लेकिन हमने इसे कैलकुलेट करनी आया कि यही आ रही है कि नहीं। तो अब देखें हमने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डेल्टा HX0, ये जो मैंने आपको बताया इसको हमने फाइंड करना है। चाहिए लेटेस्ट एनर्जी, वैल्यू इसकी भी हमारे पास नहीं है लेकिन इसकी है, इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है। आपकी बुक की अगर डायग्राम देखें, जो दूसरे वाली बड़ी वाली डायग्राम है, वहाँ पर उसने डेल्टा HF0 की हमें वैल्यू वो -411 किलो जूल पर मोल, ये उसने हमें ये इतनी वैल्यू जो है वो क्या की, वो दी हुई है। ठीक है। अब स्टूडेंट देखें मैंने दोनों रूट को इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पर डेल्टा HX0 क्या है, वो मैं इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो है वो मैं इसको अब अलग लिखने लगाऊँ नीचे। इस इक्वेशन को मैं नीचे लिखने लगाऊँ ताकि आपको क्लियर, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं नीचे लिखने लगाऊँ। इक्वेशन है Na प्लस, अब स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखना। इस इक्वेशन में हमारे पास जो उसने वैल्यू दी है वो दी है डेल्टा HX0, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, दो प्रोसेस, और यानी 2 टाइप्स की एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व है। ये देखें सोडियम फ्री स्टेट में है स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर ये आयंस की फॉर्म में है, यहाँ पे फ्री स्टेट में। हम सबसे पहले इस सोडियम को कन्वर्ट करेंगे इसके एटॉमिक फॉर्म में। मेरी बात आपको समझ आ रही है, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इंथैल्पी होगी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में स्टूडेंट, इसको कर रहा हूँ आयंस में। तो यहाँ पर डेल्टा HI आयोनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया आपको। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास सोडियम है इसकी है डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन सोडियम के लिए, प्लस डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन किसके लिए, ये भी सोडियम के लिए। अगर मुझे दोनों की पता चल जाए तो फिर मैं सोडियम की आयोनाइजेशन तक सारी जो एनर्जी, यानी जितनी यहाँ में इंथैल्पी इन्वॉल्व हुई है वो मुझे पता लग सकती है। उसके बाद स्टूडेंट आप क्लोरीन की बात कर लें। अब ज़रा क्लोरीन देखें। क्लोरीन जो है ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा इसको भी। मतलब यहाँ पे देखें Cl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो मैं इसको सिर्फ Cl में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, चार्ज नहीं है इस पर अभी कोई। फिर उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूँगा आयंस में, तो डेल्टा HI यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे डेल्टा H एटोमाइजेशन, ठीक है, जैसे सोडियम के लिए ऐसे ही क्लोरीन को एटम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इस तरह स्टूडेंट इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ये क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ, किसकी होगी यहाँ पे एटोमाइजेशन, क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन, प्लस ऐसे ही हमारे पास डेल्टा HI आयोनाइजेशन, ये भी किसके लिए स्टूडेंट होगी, ये भी क्लोरीन के लिए होगी। तो अगर मैं इन चारों की वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे 4 प्रोसेस हुए हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, फिर उसके बाद इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये वाली मैंने इक्वेशन लिखी भी इसलिए थी, यानी इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि ये अपनी फ्री स्टेट से डायरेक्ट कन्वर्ट हुए हैं आयंस में। तो आयंस में कन्वर्ट होते हुए दरमियान में 2 प्रोसेस हुए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है। बुक में भी x है ताकि हमें पता चले कि ये x एक अननोन इंथैल्पी है, हमने इसको फाइंड करना है।
ये लेटेस्ट, ये तो हमारा असल जो टारगेट वो तो यही है, लेकिन हमें इसके लिए इसकी तो वैल्यू चाहिए ना, इसकी उसने हमें दी हुई है ऑलरेडी, इसकी हमें चाहिए, हम इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो दूसरी डायग्राम उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे अब देखें इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम। अब हम x जो है इसको फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा H एटॉमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो पहले क्या होता है, सोडियम, यहाँ पे मैं इस रिएक्शन को अब लिखने लगा हूँ अलग से बाहर से, ये वाला, कि सोडियम सॉलिड फॉर्म से पहले कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स गैशियस फॉर्म में, मतलब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट जब किसी चीज़ को करना है तो हमें उसे एनर्जी देनी होगी। तो डेल्टा H हीट ऑफ एटॉमाइजेशन जो सोडियम के लिए है वो मेरे पास आ जाएगी 108 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें इसमें वही वो बात आ गई कि मुझसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर आप हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों पढ़ा रहे हैं या हीट ऑफ सब्लिमेशन क्यों पढ़ा रहे हैं। वो हम इसलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ पे इन्वॉल्व है ये रिएक्शन। देखिए छोटा सा रिएक्शन है कि ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, गैशियस फॉर्म में, मतलब इसको हम फ्री स्टेट से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटोमाइजेशन जो है वो जो सोडियम की है वो 108 किलो जूल है। ऐसे ही हमारे पास अब ये जो सोडियम है ये गैशियस फॉर्म से किस में स्टूडेंट कन्वर्ट होगा, ये आयंस में। ठीक है, और हमारे पास साथ जो है ये क्या देगा, यानी साथ हमें इलेक्ट्रॉन भी ये खारिज करेगा, तो फिर ही आयंस में कन्वर्ट होगा। अब गैशियस फॉर्म में है साथ आयंस, तो डेल्टा HI इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एटॉमाइजेशन हो गई, अब इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जो सोडियम के लिए उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 496 किलो जूल पर। स्टूडेंट ये भी हमारे पास जो है ये रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है इसमें एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होगी, यानी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, डेल्टा H ATM, ये हमारे पास क्लोरीन है। तो आपको पता है हमने क्लोरीन को किस फॉर्म में लिया था, अब ये वाला रिएक्शन, सिर्फ हमने ये वाला देखना है। ठीक है, इसमें Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में। इसको जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये एटॉमिक फॉर्म में, तो डेल्टा HI जो Cl के लिए हमारे पास वैल्यू है वो है 121 किलो जूल पर मोल। ये वाला भी हमारा तीसरा जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। तो अब क्लोरीन इसी रिएक्शन को Cl गैशियस फॉर्म से जब ये किस में कन्वर्ट होगा, अपने आयंस में, नेगेटिव में। तो यहाँ पर आपने याद रखना है आयोनाइजेशन की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा HE इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये एनाइन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, गैशियस एनाइन में। तो हमारे पास जो है ये जो गैशियस एनाइन है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी माइनस में, नेगेटिव 349 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड करवाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, खारिज होती है। तो आपने याद रखना है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है इंथैल्पी की, वो क्लोरीन के लिए वो ये वाली। अब देखिए हमारे पास चारों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, इस तरह इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये हमारे चारों के चारों प्रोसेस क्या हो गए, कंप्लीट। अगर मैं इन सब की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू, एक ये वाली ऐसे ये वाली, इन सब की जो वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास डेल्टा HX आ जाएगा ना। तो मैं अब डेल्टा HX यहाँ पे लिखने लगा हूँ, डेल्टा HX नोट जो है इसकी वैल्यू मेरे पास है सबसे पहले 108 प्लस उसके बाद आ जाएगा 496 प्लस ये वाली इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन 121। उसके बाद हमारे पास जो आयोनाइजेशन वाली है ये नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव 349 जो है ये मेरे पास वैल्यू है।
अब मैं क्या करूँगा, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है किलो जूल पर मोल, 376 किलो जूल पर मोल, ये मेरे पास वैल्यू। अब ये किसकी वैल्यू, डेल्टा एच एक्स नोट की। अब स्टूडेंट ये जो डेल्टा एच एक्स नोट की ये जो वैल्यू मैंने निकाली है, इसको ये वाली जो हमने इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये इसमें मैं पुट कर सकता हूँ ना, मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी कि इक्वेशन में अगेन लिखता हूँ, इक्वेशन थी एफ नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स नोट प्लस डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो 376 है, और जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, देखें आपकी बुक में डायग्राम में उसने जो हमें वैल्यू दी है वो दी है -411, ये वाली वैल्यू दी है, ठीक है, प्लस डेल्टा एच एल। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -411 -376 ये इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एच एल नोट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 787 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच एल नोट। तो स्टूडेंट ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो है, जो लेटेस्ट एनर्जी हमने सोडियम के लिए फाइंड आउट की थी, NaCl के लिए लेटेस्ट एनर्जी जो हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास बिल्कुल वो यही है। ये बोर्न हार्बर प्रोसेस से हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ये जो ट्राई एंगल हमारे पास जो है डायग्राम, इससे √1 √2 को दोनों को कंपेयर किया, ये इक्वेशन बनाई, उसमें डेल्टा एच एक्स नोट की जो वैल्यू है वो हमने इस सारी को यहाँ से फाइंड किया, ठीक है, ये वाली डेल्टा एच एक्स नोट। फिर इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में यानी इसी में सारी में पुट किया, इनकी वैल्यू रखी, जो हमारे पास डेल्टा एच एक्स नोट की जो वैल्यू आई उसको हमने फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें रख दिया। इससे हमें जो है वो लेटेस्ट एनर्जी यानी लेटेस्ट इंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू जो है वो मिल गई। वो किसके लिए, NaCl के लिए, NaCl। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास जितने भी जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, इन सब की हम जो है वो लेटेस्ट एनर्जी की वो क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी इंथैल्पी जो है वो क्या है। इस तरह स्टूडेंट्स हमें जो है वो एक और फ्लो डायग्राम दी है, वो जस्ट फ्लो डायग्राम एक यानी उसको समझने के लिए, बाकी कैलकुलेशन सब कुछ हमने कर लिया है। ये जो डायग्राम है ये ज़रा आप देखें, इसमें ये रिएक्टेंट्स है, ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये स्टूडेंट रिएक्टेंट्स देखें, अगर मैं दोनों को यहाँ पे रखूँ, ये ऐसे देख लें, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स डायरेक्टली अगर कन्वर्ट हों, देखें ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर ये वाले रिएक्टेंट्स, ये डायरेक्टली जब कन्वर्ट हों तो NaCl बन रहा है, तो डेल्टा HF नोट। तो यहाँ पर भी क्या है, ये रिएक्टेंट्स जब फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट हुए Na सॉलिड फॉर्म में, और हमारे पास हाफ Cl2 मॉलिक्यूलर गैशियस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हुआ है फाइनल प्रोडक्ट में, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है -411 किलो जूल, ये उसने हमें डायरेक्ट मेथड एक ये वाला दे दिया। अब वो कहता है अगर आप दूसरा सेकंड रूट यूज़ करें, ये √1 है, इसे मैं कह देता हूँ √1, ठीक है। अब √2 कौन सा है, वो हम ऊपर को जाएंगे डायग्राम में, बस ये फ्लो डायग्राम इसने ऐसे दिखाया कि √1 एक डायरेक्ट है, आप डायरेक्टली नीचे को आ जाएं, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। √2 कौन सा है, वो हम इन्हीं रिएक्टेंट्स को अब ऊपर लेके जाएंगे, वो ये वाला है, इस ट्राइएंगल में वो ये वाला उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ है, यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम 108, ये जो हमने इसका इक्वेशन भी लिखा है, उसमें क्या हुआ है, देखिए सोडियम सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हुआ है, गैसियस फॉर्म में, बाकी क्लोरीन वैसी की वैसी ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो सोडियम है, अब इसकी क्या हुई, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम की आयोनाइजेशन हमने जो वैल्यू पढ़ी है वो बिल्कुल यही पढ़ी है, 496 किलो जूल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, सोडियम यहाँ से, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में, यहाँ पे वो आयनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हाफ Cl2 वैसे का वैसे ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि ये सोडियम ने ये आयंस में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दे रही है। अब क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये स्टूडेंट जो क्लोरीन है ये जो वैसे ही नीचे से ऊपर तक आ रही है, अब ये इसकी एटमाइजेशन होगी, यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस में कन्वर्ट हुआ, एटम में। ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हाफ Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, अब Cl अकेला जो एटॉमिक फॉर्म है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही है, ठीक है, सोडियम आयनिक फॉर्म में वैसे ही है, लेकिन जस्ट क्या चेंज हुई कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हुआ है कि यही क्लोरीन अगेन एटॉमिक फॉर्म से किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हमने इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकाली थी क्लोरीन की, वो -349 किलो जूल, 49 है यहाँ पर, 49 किलो जूल पर मोल हमारे पास वैल्यू। तो अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन क्या कर लेगी, इसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ पर जाहिर बात है जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम उसे कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, जब कोई देगा वो आयनाइजेशन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी आयन्स की फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में, और ऐसी सोडियम यहाँ पे, वो भी यहाँ पे किस फॉर्म में, आयनिक। अब दोनों आयन्स जो हैं, अब ये दोनों मिलेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास किस में कन्वर्ट होंगे, इस फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये √1 ये √2 है, ये वो जो सारा मैंने आपको बताया, और ये वाला √1 डायरेक्टली जो है उसने कन्वर्ट किया, यानी इधर से भी फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है और इधर से भी मिल रही है, लेकिन हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों की सेम है, जस्ट रूट का फ़र्क है। अगर हम दोनों के रूट को प्लस कर दें इन सब की वैल्यूज़ को, तो वो हमारे पास, यानी अगर √1, ठीक है, इज़ इक्वल टू रूट, दोनों को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास उनकी जो इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी, ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। बोर्न हार्बर प्रोसेस की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसकी अगर हम लेटेस्ट एनर्जी जो है वो फाइंड कर लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट, तो उससे हमें उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी अरेंजमेंट, उसकी बॉन्डिंग जो है वो हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है। और इस तरह स्टूडेंट्स जो है वो हम लेटेस्ट एनर्जी को बोर्न हार्बर साइकिल से, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है इस वाली इक्वेशन से, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन से ये हमने फाइंड किया लेटेस्ट एनर्जी को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट के लिए आपने रेडी रहना है, साथ साथ इसको जो है वो करते जाना है आपने।